गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज है डेट 6 अगस्त। आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 14 और कक्षा आपकी 10th है। सामाजिक विज्ञान हमारा चल रहा है, उसमें हम राजनीतिक विज्ञान का चैप्टर कर रहे हैं, पावर शेयरिंग। पिछले वर्कशीट में, वर्कशीट नंबर 13 में, जिन लोगों ने वर्कशीट 13 नहीं देखी है तो मैं एक बार कहूंगी एक बार देख लीजिए, आपको टॉपिक समझ में आ जाएगा कि पावर शेयरिंग होता क्या है। पिछली वर्कशीट में बच्चों एक बार देख लेते हैं हमने क्या किया था। पिछली वर्कशीट में हमने जाना था कि बेल्जियम में दो रीजन थे, एक फ्लेमिश रीजन था, ठीक है, और दूसरा कैसा था, वेलोनिया रीजन था। तो दोनों में, एक में डच लोग ज्यादा थे, एक में फ्रेंच लोग जो बोलने वाले थे वो ज्यादा थे। तो उन लोगों में आपस में कन्फ्लिक्ट की सिचुएशन बनी हुई थी, लेकिन सरकार ने क्या किया, दोनों को बराबर पावर दे दी, और जो बाकी जो शिक्षा से रिलेटेड चीजें थी या फिर जो आपकी कल्चर लैंग्वेज से रिलेटेड चीजें थी वो एक सामुदायिक गवर्नमेंट को दे दी गई थी, ठीक है, एक अलग गवर्नमेंट बना दी गई थी लोकल लेवल पे। तो वहां की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई थी। आज फिर से हम एक देश के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है श्रीलंका, और एक ये द्वीपीय समूह है। द्वीपीय क्या होता है, पहली बात तो द्वीप जानते हैं। देखो, जो इसको आइलैंड भी कहते हैं, इंग्लिश में आइलैंड आपको आ जाए याद। देखो, जो जमीन चारों ओर से पानी से घिरी हो, जो जमीन चारों ओर से पानी से घिरी हो, उसको हम कहते हैं द्वीप, ठीक है। तो ये एक देश है जो चारों ओर से पानी से घिरा हुआ है, इसलिए एक द्वीपीय देश है। तो ये कहाँ पर है, भारत के दक्षिण तट पर है। तो भारत के दक्षिण तट पर क्यों है, जैसे कि मैंने आपको समझाया था कि भाई ये नॉर्थ डायरेक्शन होती है, ये साउथ डायरेक्शन होती है, ये वेस्ट डायरेक्शन होती है, ये ईस्ट डायरेक्शन होती है, यानी कि ये उत्तर होता है, ये दक्षिण होता है, ये पूरब होता है, ठीक है, और ये हमारा पश्चिम होता है। तो अब मैप बना लेते हैं इंडिया का ऐसे करके। मैंने मैप बनाया ये इंडिया का ऐसे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे श्रीलंका है, तो ये कहाँ पर है, साउथ में, तो दक्षिण में है, दक्षिण तट पे है। इसकी आबादी 2 करोड़ ही है लगभग। जो हमारा एक स्टेट है छोटा सा ही है, ये ज्यादा बड़ा नहीं है। दक्षिण एशिया के जितने भी देश हैं उनमें अलग अलग जाति के लोग रहते हैं, तो श्रीलंका में भी वही है। जो इसकी आबादी है वो अलग अलग जाति के लोगों से मिलकर बनी हुई है। तो अब इसमें जातीय समूह देख लेते हैं कि भाई पंगा हो क्या रहा है। अलग अलग, देखो एक ही जाति के लोग हैं तो ठीक है, ऐसा नहीं है, वहां पर चीजें नहीं गड़बड़ होती है, वहां पर भी होती हैं। लेकिन जब अलग जाति के हो जाते हैं तो एक जाति कहती है कि मुझे दबाया जा रहा है, दूसरी कहती है कि मुझे दबाया जा रहा है, और जो लोग ज्यादा मात्रा में होते हैं तो वो जो लोग कम होते हैं उनको दबाने की कोशिश करते हैं। तो ऐसा ही कुछ हो रहा था श्रीलंका में भी। तो चलिए देखते हैं कि पहले एक बार मैप में हम तो देख लीजिए, यहाँ पर हमारा है श्रीलंका, ठीक है। अब यहाँ अंडमान एंड निकोबार है, यहाँ पर लक्षद्वीप है। तो ये मैं वैसे ही एक्स्ट्रा बता रही हूँ, बाकी आपको सिर्फ श्रीलंका की ही लोकेशन देखनी है। दूसरे मैप में हम श्रीलंका को मैंने थोड़ा सा बड़ा कर दिया है सो दैट कि आप अच्छे से देख पाओ। देखिए ये श्रीलंका है और भारत से यहाँ पर इस तरीके से ये जुड़ा हुआ है। ओके, तो अब हम चलते हैं अपने चैप्टर में सो दैट कि हम अच्छे से समझ सके कि श्रीलंका। यहाँ पे देखिए इसका इथनिक यानी कि जो जातीय समूह थे वो सिन्हेला जो थे 74% थे, ठीक है ना, 74% सिन्हेलाज थी। श्रीलंका तमिल 11.1% थे, इंडियन तमिल 1.2% थे, और मुस्लिम 9.3% थे। तो यहाँ पे देखिए सिन्हेला ज्यादा थे। तो अब आप फॉर एग्जाम्पल आपकी मैं एक जाति बना लेती हूँ, अपने आप ही जाति बना लेती हूँ। एक जाति ए है, ठीक है, एक जाति बी है, क्योंकि बार बार किसी और जाति का नाम लेना मुझे अच्छा नहीं लगता, बिकॉज मैं बिल्कुल भी कास्ट सिस्टम में या फिर रिलीजन में बिलीव नहीं करती हूँ। तो देखो, अब जाति एक है, एक जाति के तो आपकी क्लास में 25 लोग हैं और बाकी के 3, और एक जाति में सी जाति के 7 लोग हैं। अब ये 10 हैं टोटल मिला के, और यहाँ पे ये लोग 25 हैं। अब मॉनिटर चुनना है तो ये लोग डेफिनेटली, अगर वोट होगी कि भाई चलो टीचर कहेगा कि भाई वोट कर लेते हैं कि कौन चुना जाएगा, तो ये लोग ज्यादा है और ये अपनी जाति के लोग को ही, ऐसा जरूरी नहीं होता वैसे, अपने इंडिया में ऐसा नहीं है कि हम अपनी जाति के ही पर्सन को सपोर्ट करते हैं, लेकिन मैं जैसे एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ पर समझा रही हूँ कि वो अपनी जाति के पर्सन को उठाएंगे कि भाई हमारा फेवर लेगा तो उसको बनाने की कोशिश करेंगे यहाँ पे। तो इसी तरीके से क्या है कि ये बेचारे कितना भी जोर लगा ले, है ही कम, ये माइनॉरिटी है, अल्पसंख्यक है। अल्पसंख्यक मतलब थोड़े हैं, और बहुसंख्यक मतलब ये ज्यादा है, तो यही सरकार बनाएंगे, यही मॉनिटर बनाएंगे। तो सेम इसी तरीके से भाई जब 74% ये लोग हैं तो यही सरकार बनाएंगे। अब इनकी सरकार बनती थी तो ये सरकार पर प्रभुत्व जमाना की कोशिश करते थे और अपनी ही जो शर्तें होती थी उसको मनवाते थे। तो इसी तरीके से जो लोकतांत्रिक यानी कि चुनी तो लोगों के द्वारा गई है, लेकिन अब लोग भी कौन है, 74% तो सिन्हेलीज हैं, तो ये लोग अपने ही फेवर में कानून बनाते थे,
ठीक है, अपनी ये प्रभुता कायम रखते थे। तो बहुसंख्यी परिस्थिति के तहत कई कदम ऐसे उठाए गए जो कि जो श्रीलंकन तमिल थे या फिर इंडियन तमिल थे, उन लोगों को बेचारों को काफी हर्ट हुआ, उन लोगों के साथ काफी भेदभाव हुआ। तो ये कैसे हुआ था? 1956 में एक कानून बनाया गया, उसमें एक तो सिन्हली को एकमात्र राज्य भाषा चुन दिया गया, ठीक है, कि भाई ये एकमात्र राज्य भाषा है। और दूसरा कि भाई अगर तमिलन को सीखनी है तो भाई सिन्हली सीखो और फिर आगे बढ़ो। अब तमिल भाषा की उपेक्षा की गई। अगर आप ऐसे कह जाए जैसे कि अब IAS का UPSC का एग्जाम होता है तो बहुत सारी भाषाओं में होता है, ठीक है ना, और हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन उसमें 22 भाषा है। तो यहाँ पर देखिए इन्होंने एक ही भाषा को राज्य भाषा घोषित कर दिया और तमिल भाषा की उपेक्षा की, बौद्ध धर्म को बना दिया राज्य का संरक्षण। अब ये कहा जाए हमारा कोई एक धर्म है A और दूसरा धर्म है B और तीसरा धर्म है C और चौथा धर्म है D, तो अब राज्य सरकार कहेगी मैं तो भाई हमारे देश में कहे कि मैं तो इस वाले धर्म को ही प्रमोट करूंगा, तो बाकी धर्मों को बुरा लगेगा ना कि भाई हमने क्या बिगाड़ा है, और अच्छा भी नहीं लगेगा। एक वो फिर वो सरकार की तरफ कुछ ना कुछ आपस में लड़ाई झगड़ा होगा उनका, ठीक है, क्योंकि ये लोग स्पेशल फील करेंगे और इनको ये लोग इंफीरियर फील करेंगे, तो आपस में झगड़ा होना बनता ही है। अब विश्वविद्यालय इवन इतना भी कर दिया कि वे जो नौकरी और जो कॉलेज हैं, यूनिवर्सिटी हैं, उनमें सिन्हली भाषा को प्राथमिकता दी जाएगी, यानी कि जिनको सिन्हली भाषा आती है उन लोगों को जॉब भी जल्दी मिलेगी और जो यूनिवर्सिटी कॉलेज हैं उनमें दाखिला भी जल्दी मिलेगा। तो ये देखिए कितना ही अनफेयर हो रहा था। तो इस बात से किसी भी समुदाय को प्रॉब्लम होगी, तो दोनों समुदाय में आपसी मनमुटाव हुआ, जिसकी परिणति श्रीलंका में, यानी कि जिसके चलते हुआ क्या, गृह युद्ध के रूप में बदल गया। गृह युद्ध क्या होता है कि जब आपस में ही एक देश में, देखो युद्ध तो होता है जब किसी दूसरी कंट्री के साथ युद्ध हो रहा होता है तो वो एक नॉर्मल युद्ध होता है। जब जिसके आगे ग्रह लग जाता है ना, यानी कि घर में ही, देश में ही युद्ध हो रहा है किसी दो ग्रुप के बीच में, और सिचुएशन इतनी ज्यादा बुरी हो चुकी है, इतनी हिंसक लड़ाई हो रही है कि वो युद्ध जैसी लगती है। गृह युद्ध किसी मुल्क में सरकार विरोधी समूह की हिंसक लड़ाई ऐसा रूप ले ले कि वह युद्ध सा लगे तो उसे गृह युद्ध कहते हैं। अब बहुसंख्यकवाद क्या होता है? अब जो ज्यादा लोग हैं, ज्यादा मेजोरिटी में किसी देश में रहते हैं, ठीक है, उनको ये लगने लग जाए कि भाई हम तो अपनी शर्तों पे कुछ भी मना सकते हैं और दूसरे अलग संख्यक समुदाय की जो जरूरतें हैं, इच्छाएं हैं, उनकी अवहेलना की जाए, उनको अच्छे से रिस्पेक्ट ना की जाए। तो बहुसंख्यकवाद क्या है? यह है मान्यता कि अगर कोई समुदाय बहुसंख्यक है तो वह अपने मन चाहे ढंग से देश का शासन कर सकता है और इसके लिए वह अल्पसंख्यक समुदाय की जरूरत या इच्छाओं की अवहेलना कर सकता है, उसे बहुसंख्यकवाद कहा जाता है। तो ठीक है बच्चों, अब हम करेंगे क्वेश्चन। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा और प्लीज वीडियो को शेयर जरूर किया करो ताकि ये और बच्चों तक पहुंच सके जिन लोगों को ट्यूशंस नहीं मिल पाते हैं। और देखो वैसे भी बच्चे क्या होते हैं, बच्चों को लगता है कि SST में समझने जैसा है ही क्या, ठीक है, लेकिन SST भी बहुत ही अच्छा और इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और हमें नहीं पता होता कि हमारा इंटरेस्ट किस सब्जेक्ट में डेवलप कर लिया जाएगा, किस सब्जेक्ट में हम ज्यादा हमारी, जब तक हम जानेंगे नहीं, एटलीस्ट हमें कुछ सब्जेक्ट्स को बेसिक तो पढ़ना पड़ेगा ना कि ऐसा इस सब्जेक्ट में है क्या, मेरा इंटरेस्ट कहाँ जा रहा है। तो आप एक सब्जेक्ट में आगे, जैसे 10th क्लास में सभी सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ो, फिर फाइंड आउट कर लो कि भाई कौन सा सब्जेक्ट आपका अच्छा है और उसी को फिर बुलंदियों तक पहुंचा दो, फिर मतलब एक्सपर्ट बन जाओ उस सब्जेक्ट के, तो फिर आपकी मतलब आपको कोई मात नहीं दे सकता। अब यहाँ पे देखिए, श्रीलंका में तमिलों को बेगानापन क्यों महसूस होने लगा, ठीक है, इस क्वेश्चन को करेंगे। पहले मैं एक बार बता देती हूँ क्योंकि हम क्वेश्चन आंसर पे चल रहे हैं। आपको जो सेकंड क्वेश्चन है ना, इसका पहला पार्ट, 3 पार्ट है, पहला, ये दूसरा पार्ट है और ये तीसरा पार्ट है, ठीक है ना। तो पहले पार्ट का आंसर, सेकंड क्वेश्चन के पहले पार्ट का आंसर ये वाला आपको एज इट इज लिख देना, ठीक है। तो मैं सेकंड क्वेश्चन के पहले पार्ट का आंसर मैंने बता दिया है। अब हम अपने क्वेश्चन का आंसर करेंगे। तो देखिए यहाँ पे बात हो रही है कि जो श्रीलंका में तमिलों को बेगानापन क्यों महसूस होने लगा, क्योंकि श्रीलंका की जनसंख्या का, या आबादी भी ले सकते हो, आबादी का 74% सिन्हली समुदाय था। अपनी बहुसंख्या के बल पर शासन पर अपना प्रभुत्व रखना चाहता था और इसीलिए कुछ ऐसे कानून भी पास हुए, जैसे कि सिन्हली को एकमात्र राज्य भाषा बना दिया गया, तमिल भाषा की उपेक्षा की गई, बौद्ध धर्म को राज्य का संरक्षण दिया गया, विश्वविद्यालय और सरकारी नौकरियां सिन्हली भाषा के लोगों को ज्यादा प्राथमिकता दी गई। तो इससे अन्य जो अल्पसंख्यक के बीच था मनमुटाव और बेगानापन बढ़ने लगा। तो ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन में है बहुसंख्यकवाद क्या है, ये किस
किसी देश को कैसे हानि पहुंचाता है, अपने उत्तर को आपको पक्ष में तर्क भी देना है कि भाई बहुसंख्यकवाद का तो मैंने बता दिया था, इसका पहला पार्ट आपको क्वेश्चन से वर्कशीट से लिखना है, तो मैंने लिख दिया है, पहला पार्ट आपको वर्कशीट से लिखना है। अब दूसरे पार्ट में कि भाई हानि कैसे पहुंचाता है, क्योंकि बहुसंख्यक अपने अनुसार सरकार से अपनी बात मनवाने की कोशिश करते हैं। जब समाज के एक तबके या जाति को बढ़ावा देकर दूसरे को दबाया जाता है या फिर उसकी जरूरतों का ध्यान नहीं रखा जाता, तो आपसी तनाव व अलगाव की भावना पैदा होती है। ये किसी भी देश के लिए बहुत हानिकारक है, क्योंकि ये कभी कभी गृह युद्ध में भी बदल जाती है। ठीक है, जैसे कि श्रीलंका में हुआ। तो ये हमने अपना तर्क दे दिया कि भाई एक तो ये हानिकारक है, अगर आप दबाओगे किसी एक तबके को, दूसरे को बढ़ावा दोगे तो गलत हो जाएगा। अब हमने अपने तर्क को कैसे किया, ये हानिकारक इसलिए क्योंकि ये गृह युद्ध में बदल जाती है और किसी भी देश में शांति होना बहुत जरूरी है। अगर खुद के देश में ही शांति नहीं होगी, शांति का, अब फॉर एग्जाम्पल किसी देश में बहुत बुरी तरीके से दंगे छिड़े हुए हैं और आस पड़ोसी भी क्या है, दुश्मन देश है, अब वो क्या करेंगे, वो इस ऐसे ही मौके की तलाश में बैठेंगे और कंट्री पे अटैक कर देंगे, तो कंट्री तो इस तरीके से गुलाम बन जाएगी। तो हमारा जो देश होता है ना, उसमें शांति कायम होना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ये हमारा हो चुका है, ओके। तो ये कह रहा है कि यदि आपको श्रीलंका में शांति बहाली के कुछ उपाय सुझाने होते तो आप क्या सुझाव देते? अगर आपको कहा जाए तो हमने बेल्जियम का एग्जांपल पढ़ा है, बेल्जियम ने क्या किया, हमने अपने इंडिया का भी एग्जांपल पढ़ा है, कितनी सारी जातियां हैं हमारे इंडिया में, तो इतनी जाति है आप काउंट ही नहीं कर सकते और इतने ज्यादा धर्म भी हैं। तो हुआ क्या, हमने एक तो सबके साथ इक्वल ट्रीटमेंट किया, बराबर का ट्रीटमेंट किया। दूसरा, इतनी ज्यादा भाषाएं, 22 भाषाएं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूडेड है, संविधान में इंक्लूडेड है, तो हमने सबकी जरूरतों का ध्यान रखा। तो एक तो ये है कि भाई जिस तरीके से बेल्जियम और भारत में सत्ता में साझेदारी है, इन्होंने सत्ता में साझेदारी को अपनाया, अपनी स्थिति को सुधार सकता है, तो इसी तरीके से श्रीलंका भी सत्ता में साझेदारी को अपना के अपनी स्थिति को सुधार सकता है। जैसे बेल्जियम में अलग समुदाय के लोगों के लिए सामुदायिक सरकार बनाई गई स्थानीय तौर पर, तो इसी तरीके से ये श्रीलंका भी बना सकता है अपनी अलग अलग कम्युनिटी की जरूरतों को हैंडल करने के लिए। फिर भारत की तरह किसी भी धर्म को बढ़ावा ना देकर सबको बराबर सम्मान दे सकता है, तो किसी भी धर्म के लोगों को हर्ट नहीं होगा, तो वहाँ पे फिर लोग अपने आप पीसफुली रहेंगे। जैसे भारत में सभी समुदाय को बराबर प्रतिनिधित्व प्राप्त है, उसी तरह अपने हर समुदाय की स्थानीय तौर पर जरूरतों को पूरा करके शांति बहाल कर सकता है श्रीलंका। ठीक है, तो ये हमारे कुछ सुझाव हो गए और आप अपने सुझाव भी दे सकते हैं। ये एक मॉडल आंसर मैंने आपको देने की कोशिश की है। अब दूसरी बात ये कि आप लोगों को करना क्या है, एक मिनट फोर्थ क्वेश्चन और कर लेते हैं, उसके बाद बात करेंगे। फोर्थ क्वेश्चन में श्रीलंका की जातीय विशेषता पर संक्षिप्त नोट लिखिए। श्रीलंका की आबादी में कई जातीय समूह थे। श्रीलंका की जो आबादी थी उसका 74%, आपको ये देखो परसेंटेज लिख देते हैं हम इंग्लिश में, लेकिन अगर हम हिंदी में आंसर लिखते हैं तो यहाँ परसेंटेज की जगह हमें प्रतिशत लिखना होता है, तो प्लीज यहाँ पर प्रतिशत ही लिखना। मुझे थोड़ा जल्दी था तो इसलिए मैंने ये परसेंट लिख दिया। ओके, आपको हर जगह प्रतिशत लिखना है। सिन्हेली थे 11.1%, श्रीलंकाई तमिल थे 1.2%, भारतीय तमिल थे और 9.3% मुस्लिम थे। तो बच्चों देखो आपको क्या करना है, ये वाली पीडीएफ मैं जूम एजुकेशन के टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगी और टेलीग्राम चैनल का लिंक हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया होता है। ठीक है, जहां पर ये भी लिखा होता है ये वीडियो मेरे द्वारा बनाई गई है, मेरी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, आप डिस्क्रिप्शन में ये सब पढ़ सकते हैं। तो अब ये जरूरी नहीं है अगर आप वीडियो से इसको कर लेते हैं, और ये जो पीडीएफ है मैं शाम को 4 बजे अपलोड करूंगी, ताकि मैं आप लोगों को एक मौका देना चाहती हूँ कि आप एक बार अपने खुद आंसर लिख सकें। ठीक है, अब दूसरा, कुछ बच्चों को नोटिफिकेशन नहीं मिल पाते, वो कहते हैं कि मैम सब कुछ कर रखा है, सब्सक्राइब भी कर रखा है, फिर भी वीडियो नहीं मिलती है। तो बच्चों अगर आपकी घंटी के यहाँ पे दो सींग से नहीं है ना, तो आपको सारे नोटिफिकेशन नहीं मिलेंगे, और ये 2 सींग लेकर आने हैं ना आपको, तो क्या करना पड़ेगा, घंटी को दबाना है और घंटी को दबाने के बाद और नोटिफिकेशन को आपको ऑन करना पड़ेगा, अगर आप चाहते हैं कि सारे नोटिफिकेशन आपको मिले। ये आपकी मर्जी है कि आप चाहते हो कि नहीं चाहते हो। ठीक है, बाकी मैं इतना जरूर कहती हूँ कि प्लीज इस वीडियो को शेयर जरूर किया करो, ताकि ये उन बच्चों तक पहुंच सके जिनको महंगे ट्यूशंस नहीं मिल पाते हैं और सब लोग सभी सब्जेक्ट का ट्यूशन नहीं लगा सकते। हमारे चैनल पर बहुत ही अच्छी तरीके से वर्कशीट्स के माध्यम से आपको सारे सब्जेक्ट कराए जा रहे हैं, 6th से लेकर 10th क्लास तक के सारे सब्जेक्ट यहाँ पर कवर हो रहे हैं, और इवन हिंदी और इंग्लिश मीडियम में दोनों में ही कवर हो रहे हैं अलग अलग से। ठीक है, और आप लोगों की डिफरेंट मैंने प्ले लिस्ट भी बना रखी है। अब एक और चीज मैं आप लोगों को कहना चाहूंगी कि बच्चों क्या किया करो,
जैसे ही मैंने आपको टॉपिक समझा दिया, ठीक है, मैंने टॉपिक समझाया, फिर उसके बाद हम क्वेश्चन करते हैं, फिर उसके बाद हम आंसर करते हैं। जहाँ पे मैंने टॉपिक समझाया फिर उसके बाद क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन पढ़ने के बाद ना वही वीडियो को पॉज कर दिया करो, वीडियो को पॉज कर दोगे, फिर खुद के आंसर लिख के देखा करो और फिर मेरे आंसर से मिलाकर देखा करो क्या ये मतलब मिलते जुलते हैं, क्या आपने ठीक लिखा है। तो इससे जो आपके दिमाग की राइटिंग आंसर की पावर है वो बढ़ेगी, तो आप ये कर सकते हैं। एंड बाकी आप लोग और ज़्यादा इन वर्कशीट्स को इफेक्टिव बनाने के लिए अपने सजेशंस दे सकते हैं, और मैं इन्हीं वर्कशीट्स में से कम्युनिटी में आप लोगों के लिए पोस्ट करती हूँ क्वेश्चंस, उनको किया करो जरूर, ठीक है। उससे आपको पता लगता है कि आपने वर्कशीट से कितना सीखा, कितना आपको याद रहा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू।